Hello everybody, I am Akriti Kuthala and welcome back to my channel. In today's lecture, we'll be discussing the subject steel structure design using limit state method. We were discussing the topic tension members. The prerequisites for the subject are IS 800-2007 and steel tables of any standard publication. So far, we've discussed an introduction to IS 800-2007. We've discussed bolted connections and welded connections. In tension members, we discussed a brief introduction to tension members and their applications. In today's lecture, we'll be discussing types of tension members. तो types of tension members बहुत सारे type होते हैं. सबसे पहला type है wires and cables. तो let's start. Wires are exclusively used for hoisting purposes and as guy wires in steel stacks and towers. तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि वायर्स को हम यूज करते हैं एज स्टे केबल्स या फिर गाय वायर्स की तरह यूज कर सकते हैं या फिर होइस्टिंग पर्पसेस के लिए भी आप यूज कर सकते हो. तो ये वायर्स होती क्या है? स्ट्रैंड्स और वायर रोप्स जो हैं उनसे बनती हैं आपकी ये वायर्स और इन्हें हम हेलिकली वाइंड करते हैं. तो हेलिकल वाइंडिंग होती है जैसे हमारी स्पाइरल वाइंडिंग होती है हमारी नोटबुक्स की बुक्स की, तो वैसे ही आपके पास हेलिकल वाइंडिंग होती है जिसमें आप एक सेंट्रल कोर के अराउंड अपनी जो वायर है उसको रोटेट करते हैं और आप उसे हेलिकली वाइंड कर देते हैं. अब स्ट्रैंड और वायर रोप में क्या डिफरेंस है? तो स्ट्रैंड क्या है? अ स्ट्रैंड कंसिस्ट्स ऑफ इंडिविजुअल वायर्स. तो यहाँ पे इंडिविजुअल वायर्स हैं विच आर वाउंड हेलिकली अराउंड अ सेंट्रल कोर. तो हेलिकली अराउंड अ सेंट्रल कोर आप जब इंडिविजुअल वायर्स को वाइंड करते हैं तो उसे बोला जाता है स्ट्रैंड. अगर आप वायर रोप की बात करें तो वायर रोप में हम क्या करते हैं? सेवरल स्ट्रैंड्स लेते हैं और उन्हें हेलिकली बाइंड कर देते हैं अराउंड अ सेंट्रल कोर. सो डायग्रामेटिकली समझते हैं. ये जो डायग्राम है ये एक स्ट्रैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्रॉस सेक्शन, और ये क्रॉस सेक्शन एक वायर रोप को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो जब हम स्ट्रैंड की बात करते हैं तो ये आपके पास एक सेंट्रल कोर है और आपने उसके अराउंड इंडिविजुअल वायर्स दी हैं. तो ये अकेली एक एक वायर है, ये जो डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है ये एक वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है और आपने उसको कैसे वाइंड कर दिया है? सेंट्रल कोर के अबाउट हेलिकली वाइंड कर दिया है. फिर बात आती है वायर रोप की. तो वायर रोप में आपके पास एक सेंट्रल कोर है और इस सेंट्रल कोर को के अराउंड जो आप वाइंडिंग करेंगे वो आप वाइंडिंग करेंगे स्ट्रैंड से. तो अगर मैं बोलूं कि ये मेंबर हमें दिखाई दे रहा है, ये मेंबर एक्चुअल में क्या है? मैग्नीफाइड फॉर्म क्या है इस मेंबर का? वो एक स्ट्रैंड है. तो यहाँ पे आपको ये जितने भी मेंबर्स दिखाई दे रहे हैं ये सारे क्या हैं? इंडिविजुअल स्ट्रैंड्स हैं. तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ स्ट्रैंड एंड अ वायर रोप. अब केबल्स जो हैं, केबल्स आर यूज्ड फॉर फ्लोर सस्पेंडर्स इन सस्पेंशन ब्रिजेस and are made from individual strands bound together in ropes like fashion. तो आप strands को जब एक rope की तरह bind कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनती है? केबल बनती है. तो उसमें भी हम क्या यूज कर रहे हैं? उसका जो बेसिक एलिमेंट है वो स्ट्रैंड ही है पर आप उसकी वाइंडिंग को एक रोप की तरह कर रहे हैं. Next is cables in the form of wire ropes and strands are used in the application of high strength. तो कहाँ पे आप यूज करेंगे? जहाँ पे हाई स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड तो वहां पे आप केबल्स यूज कर सकते हैं. पर डिसएडवांटेज क्या है कि आपको फ्लेक्सुरल रिजिडिटी नहीं मिलेगी. तो आप उसी जगह पे केबल को यूज करें जहाँ पे आपको स्ट्रेंथ तो हाई चाहिए पर फ्लेक्सुरल रिजिडिटी जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि केबल आपको रिजिडिटी नहीं प्रोवाइड कर सकता. नेक्स्ट टाइप का टेंशन मेंबर है बार्स एंड रॉड्स. तो ये जनरली सॉलिड बार्स होते हैं या सॉलिड रॉड्स होती हैं. ये सबसे सिंपल फॉर्म है टेंशन मेंबर्स का. बार्स और रॉड्स जो हैं वो हम ब्रेसिंग सिस्टम में यूज करते हैं. तो ब्रेसिंग सिस्टम के केस में आप क्या यूज कर सकते हैं? बार्स एंड रॉड्स. पर आजकल इन्हें जो डिजाइनर्स हैं वो प्रेफर नहीं करते हैं. क्यों नहीं प्रेफर करते हैं? क्योंकि ये लार्ज ड्रिफ्ट एग्जिबिट करते हैं. मतलब लैटरल मूवमेंट जो है इनकी वो काफी हाई होती है और उस वजह से जब स्ट्रॉन्ग विंड्स आती हैं या फिर जो डिस्टर्बिंग नॉइज है ड्यू टू वाइब्रेशंस उस केस में ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं या ड्रिफ्ट शो करते हैं और उस वजह से डिजाइनर्स बार्स और रॉड्स को आजकल यूज करना प्रेफर नहीं करते. नेक्स्ट टाइप का टेंशन मेंबर है प्लेट्स एंड फ्लैट बार्स.
प्लेट्स एंड फ्लैट बार्स जो है वो बहुत कॉमनली हम यूज करते हैं टेंशन मेंबर्स की तरह इन ट्रांसमिशन टावर्स, फुट ब्रिजेस एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आप प्लेट्स एंड फ्लैट बार्स को यूज कर सकते हैं, और हम प्लेट्स एंड फ्लैट बार्स को कॉलम्स में भी यूज कर सकते हैं एज कंपोनेंट मेंबर्स टू करेक्ट देयर पोजिशंस। तो आप लेसिंग फ्लैट्स यूज कर सकते हैं, बैटन प्लेट्स यूज कर सकते हैं, एन टाइप प्लेट्स यूज कर सकते हैं। मतलब ये डिफरेंट लोकेशंस है जहाँ पे आप प्लेट्स और फ्लैट बार्स को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टाइप का टेंशन मेंबर आता है दैट इज सिंगल एंड बिल्ट अप स्ट्रक्चरल शेप्स। तो सिंगल मेंबर है जब आप इंडिविजुअल रोल्ड स्टील मेंबर को यूज कर रहे हैं तो हम उसे बोलते हैं सिंगल स्ट्रक्चरल मेंबर। और बिल्ट अप है जब आप बहुत सारे रोल्ड स्टील मेंबर्स को यूज कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं और एक बड़ा मेंबर या एक डिफरेंट शेप बना दे रहे हैं उनको यूज करके, तो उसे बोला जाता है बिल्ट अप मेंबर्स। तो इसमें फर्दर 3 टाइप्स होती हैं। तो फर्स्ट टाइप देखते हैं ओपन सेक्शंस सच एज एंगल्स, चैनल्स एंड आई सेक्शंस। तो इन्हें ओपन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये कहीं से भी ये बॉक्स टाइप अपीयरेंस नहीं दे रहे हैं, ये क्लोज्ड अपीयरेंस नहीं दे रहे हैं, ये दोनों लेग्स क्या हैं? ओपन है। तो इसे क्या बोला जा रहा है? ओपन सेक्शंस बोला जा रहा है। एंगल्स हो गए, चैनल सेक्शंस हो गए, आई सेक्शंस हो गए, ये सारे क्या होते हैं? आपके ओपन सेक्शंस हैं। अब एंगल्स को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। एंगल्स हम कब यूज करते हैं? जब आपके पास लाइट या मीडियम लोड है, तो आप सिंगल एंगल्स भी यूज कर सकते हैं। एंगल सेक्शन जो है वो हम फ्लैट बार्स के ऊपर प्रेफर करते हैं। हम चाहते हैं कि हम एंगल सेक्शन यूज करें बजाय कि फ्लैट बार्स, क्योंकि एंगल सेक्शंस के पास ज्यादा रिजिडिटी है, तो ग्रेटर रिजिडिटी है फ्लैट बार्स के कंपैरिजन में। फिर स्ट्रेस रिवर्सल के केस में एंगल मेंबर्स जो हैं या एंगल्स जो हैं वो बेटर परफॉर्मेंस देते हैं। स्ट्रेस रिवर्सल क्या होता है कि कभी आपके मेंबर में टेंशन अकर कर रही है और कभी आपके मेंबर में कंप्रेशन अकर कर रही है। तो ये जो नेचर ऑफ स्ट्रेस है ये बदलता रहता है टेंशन और कंप्रेशन के बीच में, तो उसे बोला जाता है स्ट्रेस रिवर्सल। अब फ्लैट बार्स जो हैं वो स्ट्रेस रिवर्सल में क्यों अच्छे नहीं होते? क्योंकि फ्लैट बार्स कंप्रेसिव स्ट्रेस नहीं ले सकते। कंप्रेसिव स्ट्रेस क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि उनका रेडियस ऑफ जायरेशन जो होता है एक डायरेक्शन में वो कम होता है, और रेडियस ऑफ जायरेशन कम होने की वजह से वो बकल कर जाएंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस नहीं ले पाएंगे। इसीलिए जब भी आपका स्ट्रेस रिवर्सल होना है, क्योंकि स्ट्रेस रिवर्सल में टेंशन और कंप्रेशन दोनों आने हैं, तो हम फ्लैट बार्स को नहीं कंसिडर करेंगे, हम क्या यूज करेंगे? एंगल सेक्शन यूज करेंगे। तो ये तो हो गए थे यूजेस। अब बात करते हैं कि एंगल सेक्शंस को हम कैसे ज्वाइन करेंगे, किस तरीके से, आपके क्या उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस रहेंगी। तो जब आप सिंगल एंगल सेक्शन यूज करते हैं, जैसा कि हम फर्स्ट 2 फिगर्स में देख सकते हैं, उसमें या तो आपने बोल्टिंग करी होगी जैसे कि फर्स्ट फिगर में है, या फिर आपने वेल्डिंग करी होगी जैसा सेकेंड फिगर में है। तो एंगल सेक्शंस को ज्वाइन करने के लिए वी कैन यूज आइदर बोल्टिंग और वेल्डिंग। पर बोल्टेड जब कनेक्शंस आप बनाते हैं तो बोल्टेड कनेक्शंस में क्या इंट्रोड्यूस हो जाती है? इसेंट्रिसिटी इंट्रोड्यूस हो जाती है। इसेंट्रिसिटी का मतलब अगर आपको लास्ट लेक्चर याद होगा, उसमें हमने डिस्कस किया था कि हम नहीं चाहते कि हमारे टेंशन मेंबर में इसेंट्रिसिटी इंट्रोड्यूस हो। तो इसेंट्रिसिटी इज नॉट डिजायर्ड। अगर आप सिंगल एंगल सेक्शन देखें तो सिंगल एंगल सेक्शन में जहाँ पे आपने बोल्टिंग कर रखी है, तो ये मेरा बोल्ट का लेवल है। अब एक्स एक्स सेक्शन मेरा ये है, दिस इज माय एक्स एक्स सेक्शन, मतलब एक्स एक्स एक्सिस, और ये मेरा वाई एक्सिस है। और यहाँ पे आपके पास उसका सीजी एक्ट करेगा। तो लोड एक्चुअल में कहाँ ट्रांसफर हो रहा है? लोड तो इस बोल्ट के अलोंग ट्रांसफर हो रहा है। सीजी कहाँ पे है मेंबर का? सीजी मेंबर का यहाँ पे है। तो आपने क्या इंट्रोड्यूस कर दी है? इसेंट्रिसिटी इंट्रोड्यूस कर दी है। जो लोड ट्रांसफर का लोकेशन है और जो सीजी है उससे जो डिस्टेंस है वो ई जेड है इन द एक्स एक्सिस, और ई वाई है इन द वाई एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस। तो ये दोनों एक्सिस के अलोंग आपने क्या इंट्रोड्यूस कर दी है? इसेंट्रिसिटी इंट्रोड्यूस कर दी है अगर आप बोल्टेड कनेक्शन यूज कर रहे हैं। जब वेल्डेड कनेक्शन यूज करते हैं तब भी सेम प्रॉब्लम है कि आपके पास इसेंट्रिसिटी का इशू होगा, बट इसेंट्रिसिटी यहाँ पे फिर भी अंडर कंट्रोल लाई जा सकती है, क्योंकि आप मोमेंट्स की हेल्प से डिजाइन कर सकते हैं अपने वेल्डेड कनेक्शन को। तो लेंथ ऑफ द वेल्ड और उस सब के हिसाब से आप अपने सीजी को यहाँ सेंटर में लेके आते हैं। क्या
नेक्स्ट है आपके पास टू एंगल सेक्शंस। तो आप फिगर सी और फिगर टी देख सकते हैं जिसमें दो एंगल सेक्शंस है। अब ये दोनों एंगल सेक्शंस डिफरेंट तरीके से अटैच्ड हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे ये येलो कलर से मैंने गसेट प्लेट शो करी है। इधर इस सेक्शन में जो एंगल सेक्शन है वो दोनों एक ही साइड पे हैं गसेट प्लेट के, दोनों राइट हैंड साइड पे हैं गसेट प्लेट के, और उनको टैक बोल्ट से हमने ज्वाइन करा है उनकी आउटस्टैंडिंग लेग्स को। और यहाँ पे जो आपके एंगल सेक्शंस हैं वो डिफरेंट साइड्स पे हैं गसेट प्लेट के। So two angle sections when placed back to back on same side of gusset plate, तो यहाँ पे back to back placed है on same side of gusset plate। ये क्या experience कर रहे हैं, ये eccentricity experience कर रहे हैं in one plane only। So this is very important कि यहाँ पे कितने planes में eccentricity है, एक ही plane में है। जो सिंगल एंगल सेक्शन था उसमें दोनों प्लेन्स में सेंट्रिसिटी थी, ई एक्स जेड भी था और ई वाई भी था। और जब आप एक ही डायरेक्शन में एक ही साइड पे गसेट प्लेट के अपने दो एंगल्स लगाते हैं तो सिर्फ एक प्लेन में सेंट्रिसिटी आती है। क्यों? क्योंकि एक्स एक्स प्लेन जो है, जो ये वाला प्लेन है, यहाँ पे आपकी सिमेट्री इंट्रोड्यूस हो गई है। सिमेट्री इंट्रोड्यूस हो गई है क्योंकि एक्स के ऊपर भी सेम चीज है और एक्स के नीचे भी सेम चीज है, तो आपका सी जी यहाँ शिफ्ट हो गया है। बट जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के अलोंग सी जी अभी भी शिफ्टेड है, अभी भी इस पोजीशन पे है। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में अभी भी क्या रहेगा, आपके पास इसेंट्रिसिटी रहेगी। तो सिंगल एंगल से तो बेटर है क्योंकि सिंगल एंगल में दो डायरेक्शन में इसेंट्रिसिटी थी, यहाँ पे हमने इसेंट्रिसिटी कौन से डायरेक्शन में कर दी है, सिर्फ एक डायरेक्शन में कर दी है। तो सिंगल एंगल से तो हमारे पास ये थोड़ी इम्प्रूवमेंट आ गई है इसेंट्रिसिटी की टर्म्स में। पर अभी भी एक प्लेन में इसेंट्रिसिटी है, ये भी हम डिजायर नहीं करते हैं, तो हम क्या करते हैं, टू एंगल सेक्शंस को जब ऑपोजिट साइड पे लगाते हैं गसेट प्लेट के, तो आप देख सकते हैं कि ये एक्स एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट भी आपके पास अब क्या हो गया है, दोनों प्लेन्स का जो एक्स एक्स एक्सिस है वो एक, दोनों एंगल्स का एक्स एक्स एक्सिस एक ही जगह पे एक्ट कर रहा है, और वाई एक्सिस के अबाउट क्या आ गई है, सिमेट्री आ गई है। तो आपका जो सी जी है वो सी जी और जो लोड ट्रांसफर है वो लोड ट्रांसफर क्या कर गया है, कोइंसाइड कर गया है इसी पॉइंट पे। दोनों लोड ट्रांसफर का सी जी और आपके सेक्शन का सी जी कोइंसाइड कर रहा है, और इस वजह से आप क्या कर सकते हैं, इसेंट्रिसिटी को कंप्लीटली एलिमिनेट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो हमने जब दो एंगल सेक्शंस लगाए ऑपोजिट साइड ऑफ द गसेट प्लेट पे, तो हमने लोड ट्रांसफर का सीजी और आपके सेक्शंस का जो सेक्शन है उसका सीजी उसको कोइंसाइड करा दिया है और इसेंट्रिसिटी को एलिमिनेट कर दिया है। तो बेस्ट कौन सा फिगर हुआ हमारे लिए इन चारों फिगर्स में से, ये वाला फिगर बेस्ट हुआ क्योंकि यहाँ पे इसेंट्रिसिटी ना एक्स प्लेन में है ना वाई प्लेन में है। तो ये दोनों कनेक्शंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैसे जैसे हम टेंशन मेंबर्स में बढ़ते जाएंगे हम दोनों मेंबर्स डिजाइन करने की कोशिश करेंगे और दोनों में डिफरेंस नोटिस करेंगे। नेक्स्ट आता है सिंगल एंड बिल्ट अप स्ट्रक्चरल शेप्स। अब बिल्ट अप स्ट्रक्चरल शेप्स क्या होती हैं, जब आप डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल स्ट्रक्चरल रोल्ड स्टील मेंबर्स को यूज करते हैं और एक बड़ी शेप बना देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने चार एंगल सेक्शंस यूज करे हैं और उसको एक बॉक्स की तरह क्लोज्ड शेप में बना दिया है इस तरीके से अरेंज करके। यहाँ पे आपने चार एंगल सेक्शंस यूज करे हैं, उनकी अरेंजमेंट वेरी कर दी है और उसको एक डिफरेंट शेप में बना दिया है। इधर हमने एक आई सेक्शन बनाने की कोशिश करी है, यहाँ पे हम चैनल सेक्शन से बना रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट टाइप से हमने चैनल सेक्शन इंट्रोड्यूस करे हैं और यहाँ पे हमने फेस टू फेस करे हैं, तो ये एक क्लोज सेक्शन बन गया है। तो बहुत सारे डिफरेंट बिल्टअप शेप्स हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं यूजिंग structural members like L section, I section, C sections, etc. Compound and built-up sections such as double angles and double channels with or without additional plates are joined with say, some connecting system. तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे हमने प्लेट नहीं लगाई है, पर यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये प्लेट हमने इंट्रोड्यूस कर रखी है, तो ये एक प्लेट लग रखी है, यहाँ पे ये दूसरी प्लेट लगा रखी है। तो आप डिपेंड करता है कि आप प्लेट्स लगा रहे हैं कि आप प्लेट्स नहीं लगा रहे हैं जब आप बिल्ट अप सेक्शन बना रहे हैं।
Built-up members are formed to meet the required area which cannot be provided by a single rolled section. तो let's say आपको 8000 का 8000 mm स्क्वायर, मैं जस्ट एक रैंडम वैल्यू ले रही हूँ, आपको 8000 mm स्क्वायर का एरिया रिक्वायर्ड है पर्टिकुलर लोड को रेजिस्ट करने के लिए, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको चाहिए. अब 8000 mm स्क्वायर का एक सिंगल मेंबर ढूंढना हमारे लिए मुश्किल हो सकता है, तो हमने क्या किया, 2000 mm स्क्वायर के एंगल्स यूज कर लिए. कितने? 4. तो आप क्या कर पाओगे, जो आपकी हायर एरिया रिक्वायरमेंट्स है वो आप छोटे छोटे मेंबर्स को यूज करके सेटिस्फाई कर सकते हैं. तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, बिल्ट अप मेंबर्स यूज करते हैं. फॉर सेम एरिया, कुछ हो सकता है कि मान लेते हैं कि कोई आई सेक्शन है जिसका 8000 mm स्क्वायर भी आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया मिल जाए, पर वो क्या कह रहा है कि इवन दो एरिया सेम है, जो बिल्ट अप मेंबर्स होते हैं उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा होता है और उस वजह से ये ज्यादा रिजिड होते हैं. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर बड़ा है और ज्यादा रिजिडिटी है, तो आप ऑब्वियसली किसको प्रेफर करेंगे, बिल्ट अप मेंबर्स को प्रेफर करेंगे. चाहे एरिया आई सेक्शन भी सेम प्रोवाइड कर रहा है, पर अगर बिल्ट अप एरिया आपको ये दो एडवांटेजेस दे रहा है तो आप उसको यूज करेंगे. नेक्स्ट इज बिल्ट अप सेक्शंस आर मोर डिजायरेबल ड्यूरिंग स्ट्रेस रिवर्सल. अभी हमने एंगल सेक्शन में देखा था कि इट इज गुड फॉर स्ट्रेस रिवर्सल, पर जब स्ट्रेस जो लोड है वो बहुत हाई है और स्ट्रेस रिवर्सल हो रहा है, तो आप बिल्ट अप सेक्शंस को प्रेफर करेंगे, क्योंकि बिल्ट अप सेक्शन टेंशन और कंप्रेशन दोनों को कैरी कर सकता है. जो टाई प्लेट्स और फ्लैट्स हैं, जो हमने यहाँ पे ये प्लेट्स, मैंने आपको बताया कि हम ये प्लेट्स यूज कर रहे हैं इस तरीके से, तो ये टाई प्लेट्स और फ्लैट्स जो हैं, इनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, इनको ज्वाइन कर सकते हैं रेगुलर इंटरवल्स पे, तभी आप टाई करेंगे. पर जो आप कनेक्टिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, चाहे आप प्लेट्स यूज कर रहे हैं चाहे आप प्लेट्स नहीं यूज कर रहे हैं, ये एक तो एरिया कैलकुलेशन में नहीं इंक्लूड होगी. जैसे कि मैंने यहाँ पे 8000 mm स्क्वायर मुझे चाहिए था, तो मैं इन प्लेट्स का एरिया इंक्लूड नहीं करूंगी क्योंकि ये कनेक्टिंग सिस्टम है. और ये हम अज्यूम करते हैं थियोरेटिकली कि ये कोई भी लोड कैरी नहीं कर रहे हैं, तो ये कनेक्टिंग सिस्टम हम लोड कैरिंग में इंक्लूड नहीं करते हैं, हम सिर्फ इनको सपोर्ट के लिए और जॉइनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, थियोरेटिकली एटलीस्ट. प्रैक्टिकली लोड ले रहा है नहीं ले रहा है, दैट इज अ सेपरेट केस. नेक्स्ट थर्ड पार्ट आता है आपका क्लोज्ड सेक्शन सच एज सर्कुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और हॉलो सेक्शंस. तो उसमें हमारे पास है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हॉलो सेक्शन है हमारे पास, एक सर्कुलर हॉलो सेक्शन है और एक ये रेक्टेंगुलर या स्क्वायर हॉलो सेक्शन यूज किया जा सकता है. क्लोज्ड है, आप देख सकते हैं ज्योमेट्री कैसी है इसकी, क्लोज्ड ज्योमेट्री है. इसे हम कहाँ यूज कर सकते हैं, इसे हम ब्रेसिंग में यूज कर सकते हैं, इसे हम मेन मेंबर्स की तरह यूज कर सकते हैं ट्रस के. सो ये डिफरेंट यूजेस हैं आपके क्लोज्ड सेक्शंस के. अब हमने क्या देखा, अभी हम एक थंब रूल देखने वाले हैं. थंब रूल क्या है कि अगर आप वेल्डेड कनेक्शंस यूज कर रहे हैं, अगर आप वेल्डेड कर रहे हैं, तो हम कौन से क्रॉस सेक्शंस यूज करेंगे, तब हम प्लेट्स यूज करेंगे, ट्यूब्स यूज करेंगे, टीज यूज करेंगे. पर अगर आप बोल्टिंग कर रहे हैं, तो बोल्टिंग के केस में हम एंगल्स, चैनल्स और आई सेक्शंस यूज करेंगे. सो ये एक थंब रूल है, ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट जनरली ऐसा करते हैं कि वेल्डिंग कर रहे हैं तो आप ये मेंबर्स यूज करेंगे, अगर आप बोल्टिंग कर रहे हैं तो आप ये मेंबर्स यूज करेंगे. So in this lecture we covered types of tension members. I hope this lecture was useful to you. Thank you and stay tuned for more.